नमस्कार साथियों। मैं बबीता आपका अपने यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखो भी, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में मैंने 4-5 चैप्टर क्लियर किए हैं। लास्ट अपने विटामिन्स का क्लियर किया है। अब अपन पढ़ेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व की बात करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है और विटामिन्स। हमने विटामिन्स तो क्लियर कर ही लिया है। अब अपन चार जो पार्ट बचे हैं उनको क्लियर करेंगे भाई। खनिज लवण है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। इनके बारे में अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। और अगर आप जो मतलब आपकी कोई इच्छा हो कि भी मैडम हमें पहले ही ये चैप्टर बताओ, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से कर देंगे चालू। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे भाई, पोषक तत्व है। क्या स्टार्ट करेंगे अपन? पोषक तत्व है। पोषक तत्व है। देखो भाई, पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्व दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म और एक होते हैं वृहद। सूक्ष्म का मतलब छोटा, वृहद का मतलब बड़ा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म सूक्ष्म का मीन है जो कम मात्रा में लिए जाते हैं। वृहद का मतलब है जो ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं। देखो देखो भाई, क्या अपन विटामिन ज्यादा मात्रा में लेते हैं? नहीं। तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? सूक्ष्म की। अच्छा, आपसे कहे खनिज लवण, क्या हम हाई कैटेगरी में लेते हैं खनिज लवण को? क्या ज़्यादा जरूरत है? तो हम कहेंगे नहीं, वो कम मात्रा में चले जाएंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जल है, इनकी हमें आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे? वर्ध। तो पोषक तत्व की दो कैटेगरीज होती है भाई। एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व है, और एक होता है वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व है। देखो भाई, सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, और वैध यानी कि मैक्रो। ये दो फॉर्म होगी, मैक्रो और माइक्रो। सूक्ष्म का मतलब होता है कम मात्रा में लिए जाने वाले। कम मात्रा में लिए जाने वाले। और वृहद का मतलब होता है अधिक मात्रा में लिए जाने वाले। लिए जाने वाले। पॉइंट क्लियर है भाई? जो कम मात्रा में लेंगे वो कौन से होंगे? सूक्ष्म होंगे। जो ज्यादा मात्रा में लेंगे वो कौन से होंगे? वैध होंगे। हम कहेंगे भी कम मात्रा में अपन किसको लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, अपन कह रहे हैं विटामिन है, हम कम मात्रा में लेते हैं। ओके भाई। फिर हम कह रहे हैं बेटा खनिज लवण है, वो भी अपन कम मात्रा में लेते हैं। ठीक है भाई। फिर अपन बात करते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, ये क्या होते हैं? अधिक मात्रा में। तो कम मात्रा में कौन से लिए जाते हैं? विटामिन्स और खनिज लवण। इनका अपन कम मात्रा में यूज करते हैं। और अधिक मात्रा में तो हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का और जल का। इनका प्रयोग अपन क्या करते हैं भी? अधिक मात्रा के लिए करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन्स, खनिज लवण, इनका अपन को कम मात्रा में प्रयोग करना है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, यानी कि ऐसे याद रखना, CPL होते हैं ना वेस्ट इंडीज के 10 ओवर के। तो अपन ने क्या कहा? CPL। सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, पी मतलब प्रोटीन, लिपिड यानी कि वसा, तो अपन कहेंगे फैट यानी कि वसा, और बाकी जल। जल के पेपर को आवश्यकता होती है। ये पॉइंट क्लियर है? एक पार्ट क्लियर। अभी देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ऐसे कौन से पोषक पदार्थ हैं जो निर्माण कार्य करते हैं? मैंने क्या बोला? ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो निर्माण कार्य करते हैं? क्या कहा मैंने? ऐसे कौन से पोषक तत्व है जो निर्माण कार्य करते हैं? तो हम कहेंगे तीन होते हैं भाई। बोले तीन कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोटीन। ठीक है भाई।
दूसरा होता है जल, ठीक है भाई, अपन कह रहे हैं प्रोटीन, जल, और तीसरा होता है खनिज लवण। तीसरा क्या होता है भाई? खनिज लवण। क्या कहा हमने? ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो निर्माण कार्य करते हैं? तो निर्माण कार्य करने वाले कौन कौन से होते हैं? खनिज लवण होते हैं, निर्माण में साथ देते हैं। प्रोटीन है, वो भी शरीर का निर्माण करता है, और जल है, वो भी निर्माण के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, के आधार पर पोषक तत्व है। थर्ड पॉइंट कौन सा बना? तो अपन कहेंगे कि कार्बन की उपस्थिति के आधार पर पोषक तत्व है। कार्बन की मात्रा के आधार पर या कार्बन की उपस्थिति के आधार पर पोषक तत्व है। तो देखो भाई कौन कौन से होते हैं। अपन कहेंगे एक होता है कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक फॉर्म में, एक इनऑर्गेनिक। एक होता है कार्बनिक पोषक तत्व है, पोषक तत्व है। एक होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक पोषक तत्व है। क्या कह गए ये कि कार्बनिक जिसमें कार्बन हो, अकार्बनिक जिसमें कार्बन है नहीं हो, मतलब जिसके अंदर कार्बन होगा वो कार्बनिक होंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, प्रोटीन में कार्बन होता है, वसा में कार्बन होता है, विटामिन में कार्बन होता है, लेकिन जल और खनिज में कार्बन नहीं होता है। किसमें? मैंने लिखा अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो, और कार्बनिक जिसमें क्या हो? कार्बन हो। तो कार्बनिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी बोला, कार्बोहाइड्रेट CPL, कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, 4 विटामिन। तो अपने एक तो CPL शामिल हो गए। कौन शामिल हो गए भाई? CPL, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मतलब इनमें कार्बन होता है, और विटामिन में भी कार्बन होता है। अगला, अकार्बनिक पोषक तत्व की बात करें, अकार्बनिक में देखो कौन सा बचा भाई? एक तो बचा अपने पास खनिज लवण, या मैं लिख दूं खनिज। एक अपने पास बचा जल, जल को अपन लिखते हैं H2O। तो H2O में कार्बन है क्या? नहीं है भाई। ऐसा ही खनिज होता है, इस खनिज में भी कोई कार्बन नहीं होता। तो हमने क्या कहा? ऐसे पोषक तत्व जो निर्माण कार्य करते हैं वो तो होते हैं जनाब 3, प्रोटीन, जल और खनिज लवण। और कार्बन की उपस्थिति के आधार पर 2 होते हैं, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक की बात करा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये हो भाई। अकार्बनिक में खनिज और जलों है। अरे तक कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो आगे, अब अपनो पहलो बिंदु रह गो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब अपना पहला चैप्टर हो गया भाई कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? पार्ट फर्स्ट हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट। पहली बात, पहलो पॉइंट करांगा भाई, ये रासायनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये रासायनिक यौगिक होते हैं। हमें पता लग गया क्या है ये? रासायनिक यौगिक है, ठीक है, जिसमें जिसमें CHO पाया जाता है। मतलब केमिकल क्या है? ये कंपाउंड है। रासायनिक यौगिक मतलब केमिकल कंपाउंड है, और इसमें क्या पाया जा रहा है? CHO। C का मतलब क्या होगा भाई? कार्बन। H का मतलब क्या होगा भाई? हाइड्रोजन। O का मतलब क्या होगा भाई? ऑक्सीजन होगा। O का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन। पॉइंट क्लियर है? ये रासायनिक यौगिक है जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और ऑक्सीजन भी होगा। पॉइंट नंबर 2, देखो भाई कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपन क्या कहते हैं? पाचन के पश्चात, मतलब एक आदमी है, एक आदमी ने क्या लिया? भोजन लिया, ले लिया, मतलब कोई बंदा है उसने क्या लिया? भोजन लिया, और भोजन के रूप में उसके शरीर में क्या गया? ग्लूकोज गया। मतलब वो भोजन किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगी, और ऑक्सीकृत होते ही शरीर में क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। क्या कहा मैंने? कि एक बंदा है, उसने भोजन खाया, हमें नहीं पता भोजन में क्या था, उन्हें चपाती खाई, दाल खाई, या अपन कहते हैं सब्जी के रूप में कोई भी अनदर सब्जी लियो, उसने खाई।
उसने जैसे ही पाचन किया तो उसके शरीर में क्या हुआ, वो भोजन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ग्लूकोज किससे क्रिया करेगा, जा करके ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। यानी कि इधर ग्लूकोज था और अपने शरीर में क्या था, ऑक्सीजन था, उसने आपस में क्रिया कर ली, ठीक है, वो ऑक्सीकृत हो गया। और जैसे ही ऑक्सीकृत हुआ आपस में तो शरीर को क्या मिलने लगी, ऊर्जा मिलने लगी। तो क्या बनेंगे कि यह कार्बनिक यौगिक पाचन की क्रिया के पश्चात यानी कि पाचन की या पाचन के पश्चात, क्रिया ना करो तो यहां पर पाचन के पश्चात कर सकते हो। क्या बोला मैंने, पाचन के पश्चात ग्लूकोज में, पाचन के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहा भाई, एक बंदा था जिसने कार्बनिक यौगिक लिया, मतलब कार्बोहाइड्रेट लिया, और जैसे उसका पाचन हुआ तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन, क्या कहा मैंने, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। होकर शरीर को क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा दान करता है। क्या कहा मैंने कि भाई यह कार्बनिक यौगिक है जो पाचन के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को क्या बनाता है भाई, ऊर्जा, यानी कि शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें, ये तुरंत ऊर्जा देते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या कहा मैंने कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। क्या भाई, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, भी पॉइंट क्लियर है कि ऊर्जा का क्या है, ये प्राथमिक स्रोत है। इतनी बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है भाई, क्या है ये, प्राथमिक स्रोत। अच्छा, दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिल रहा है अभी, तो हम क्या कह रहे हैं कि निर्माण जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। मतलब पौधे किसके माध्यम से निर्माण करेंगे, तो अपन कहेंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अच्छा, अगला, भोजन का 60% हिस्सा, भोजन का 60% भाग या हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से ही बना होता है, हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से ही बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से ही बना होता है। क्या क्या गया, कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक यौगिक हैं जिसमें CHO पाया जाता है। पॉइंट क्लियर। यह कार्बनिक यौगिक पाचन के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ठीक है भाई। और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है, ठीक है भाई। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, तुरंत ऊर्जा, खाया और तुरंत क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा का क्या हो गई है, प्राइमरी सोर्स यानी कि प्राथमिक स्रोत है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे हुआ, फोटोसिंथेसिस या अपन के प्रकाश संश्लेषण द्वारा। भोजन का 60% सा कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, बना होता है। किससे बना होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। एक चीज देखो भाई,
अगर इसका जोड़ बनाए, जैसे मैंने लिखा इधर कार्बोहाइड्रेट, क्या है कार्बोहाइड्रेट, क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो मैं ऐसे लिखूं कार्बन प्लस पानी, क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन प्लस पानी है भाई। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो हम कहेंगे कार्बन है और प्लस में इसमें क्या है, पानी है। क्या होता है इसके अंदर, कार्बन और पानी होता है। बात समझ आ गई, यानी कि दो चीजों का मिश्रण है, कार्बन प्लस पानी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अगर इस पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं भाई। आगे बढ़े, देखो अगला फैक्ट आएगा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, बट किसके आधार पर, टेस्ट के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, क्या कहा आपने, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। जब भी अपन कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें और किसके आधार पर, या तो मैं कहूं टेस्ट के आधार पर, या जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशीलता के आधार पर। क्या कहा मैंने, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है लेकिन किस आधार पर, टेस्ट के आधार पर और सोल्यूबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर। तो कितने प्रकार होते हैं भाई, दो प्रकार होते हैं टेस्ट के आधार पर। एक तो है मीठी शर्करा, और वो भी कैसी, मीठी, और एक होती है फिक्की शर्करा। एक होती है मीठी शर्करा और एक होती है फिक्की शर्करा। जो मीठी होगी वो जल में क्या होगी, घुलनशील। तो ये क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। क्या होती है भाई, जल में घुलनशील। अच्छा जो फीकी होगी वो जल में अघुलनशील। जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। जैसे मैं कह दूं एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड अभी अपन ने पढ़ा नहीं है लेकिन आगे पढ़ेंगे आप समझ जाओगे। ये पॉलीसेकेराइड है। ये पॉलीसेकेराइड क्या है, फीकी शर्करा है, मतलब शर्करा तो है लेकिन कम मीठी है। मीठी का मतलब ज्यादा थी, फीकी का मतलब कम है। तो ये फीकी है मतलब मीठी नहीं है, और ये जल में अघुलनशील है, मतलब पॉलीसेकेराइड क्या नहीं घुलेंगे, जल में नहीं घुलेंगे भाई। तो हमने क्या कहा, सोल्यूबिलिटी और टेस्ट के आधार पर दो प्रकार है, मिट्टी शर्करा और एक फिक्की शर्करा। मिट्टी जल में घुल जाती है, फिक्की जल में नहीं घुलती है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो भी आगे। अब आएगा अपना बेसिक फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यहाँ तक ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जब भी इससे पहले देखो भाई एक कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, इसमें देखना अपन क्या कहेंगे, तीन प्रकार होते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। एक मोनोसेकेराइड, ठीक है भाई। एक ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ठीक है भाई। एक होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। आप इस कड़ी को या तो मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड इसके रूप में करें, या आप इस स्टेप को ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ मोनो हो गया, मोनोसेकेराइड। पहले इससे पहले आपको एक चीज देखो, ये भाई इसके बारे में बता दूं, मोनो क्या होता है। यह सेकेराइड की, राइड की 1 लाख इकाइयों से मिलकर बना होता है। 1 लाख इकाइयों से मिलकर बना होता है। यह 2 से 10 सेकेराइडों की इकाइयों से
मिलकर बना होता है। मतलब 2 से 10 सेकेराइडों की इकाइयों से मिलकर बनता है, और 10 से अधिक सेकेराइडों की इकाइयों से मिलकर बना होता है। मैंने क्या बोला भाई, 3 प्रकार है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब सेकेराइड की एक इकाई, ओलिगो मतलब 2 से 10, और पोली का मतलब 10 से अधिक। अब देखो, आप इस क्षेत्र को ऐसे भी आ सकते हो, एक होता है मोनोसेकेराइड, ठीक है भाई, और आप यहाँ डाइसेकेराइड, और तीसरा वही रहेगा पॉलीसेकेराइड। इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, मतलब मोनोसेकेराइड ऐसे याद कर लो, चाहे दूसरा डाइसेकेराइड ऐसे याद कर लो, और तीसरा पोलोसेकेराइड। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ये पोलोसेकेराइड। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2, और पोली का मतलब क्या होता है भाई, 3 होता है। देखो, मोनोसेकेराइड मतलब एक ही सेकेराइड की इकाइयाँ, एक ही सेकेराइड की इकाइयाँ। डाई मतलब 2 मोनो सेकेराइडों का संयोग, 2 मोनो सेकेराइडों का संयोग, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डाई। और 2 से अधिक सेकेराइडों का, 2 से अधिक सेकेराइडों का संयोग क्या कह गया, मोनोसेकेराइड। मोनो का तो मतलब एक ही मोनोसेकेराइड, मतलब एक ही सेकेराइड की इकाई। डाई क्या कह गया कि जहां 2 मोनोसेकेराइड जुड़ जाएंगे वही चीज क्या कहलाएगी, डाई सेकेराइड। और पोली क्या कहता है, 2 से जो अधिक जाएंगे, यानी कि 2 होंगे तब तक तो डाई रहेगा, इससे ज्यादा जो चले जाएंगे वो क्या रहेगा, पोली। पोली का मतलब ही अनेक होता है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मोनो, डाई, पोली, ये फॉर्म याद रखना, मोनो, डाई और पोली। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अच्छा भाई, अब अपन पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ध्यान से पढ़ना भी, मोनोसेकेराइड पहला अपना मोनोसेकेराइड है भाई। और मोनोसेकेराइड में अपन कैसे पढ़ेंगे, तो याद रखना, कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। क्या कहा मैंने, मोनोसेकेराइड पढ़ रहे हैं अपन पहला पार्ट, और किसके आधार पर, तो अपन कहेंगे कार्बन की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। देखो बेटा, कार्बन कैसे लिखेंगे, कार्बन बराबर मैं लिखती हूँ 1, कार्बन बराबर 2, कार्बन बराबर 3, कार्बन बराबर 4, कार्बन बराबर 5, और कार्बन बराबर 6 लिखा। मैंने एक टेबल बनाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन की संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के और 6 के आधार पर, कोई दिक्कत नहीं है। अपन 3 बिंदु लिख लो बेटा, CHO, क्या लिखा, CHO, 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 CHO। कुछ चीज समझ में आई? हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट किनका संयोग होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का। तो मैंने क्या लिखा, कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने ये प्रारूप कर दिया, कितने, 6 तक की कड़ी, 1 2 3। तो मैं इसका नंबर मार्किंग कर दूं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 1 2 3 4। जितने कार्बन होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे। तो मैंने क्या कहा, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन।
हमें एक चीज पता लगे कि जितने कार्बन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है भाई, मोनोसेकेराइड पढ़ रहे हैं कार्बन की संख्या के आधार पर, तो कार्बन एक तो ऑक्सीजन भी एक, कार्बन दो तो ऑक्सीजन भी दो, कार्बन तीन तो ऑक्सीजन भी तीन, कार्बन चार तो ऑक्सीजन भी चार, कार्बन पांच तो ऑक्सीजन भी पांच, कार्बन छह तो ऑक्सीजन भी कितने होंगे भाई, छह। लेकिन बेटा हाइड्रोजन दुगने होंगे, एक का दो, दो का चार, तीन का छह, चार का आठ, पांच का 10, छह का 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि भी मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब कार्बन की सिंगल इकाइयां या सेकेराइड की सिंगल इकाइयां जो होती हैं वही क्या होती है, मोनोसेकेराइड फॉर्म होती है। इसमें देखना भाई ऐसा कोई सूत्र नहीं बनेगा कभी भी, C1H2 0 ऐसा कभी सूत्र नहीं बन सकता, तो ये कार्बन की संरचना कभी नहीं बनेगी। और ये वाला C2H4O2 कभी इसका कोई प्रारूप नहीं बन सकता। मतलब अपन कहेंगे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, ये किसी भी फॉर्मूले के तहत शामिल नहीं होते हैं। हाँ, तीसरा C3H6 और अपन कहेंगे 1, ये बनेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको ट्रायोज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तीन कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ट्रायोज। ट्रायोज मतलब तीन कार्बन वाले, ट्रायोज का मतलब क्या होता है, तीन कार्बन वाले। लिखूं मैं यहाँ, ट्रायोज का मतलब क्या होता है, तीन कार्बन वाले। ठीक है भाई, तीन कार्बन वाले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक आता है टेट्रोज। टेट्रोज मतलब समझ गए, चार कार्बन वाले। ठीक है भाई, समझ में आ गया, कार्बन वाले। ठीक है, फिर 5 नंबर पे आता है पेंटोज। पेंटोज 5 कार्बन वाले। फिर आता है 6 नंबर पे हेक्सोस। हेक्सोस में क्या है भाई, 6 कार्बन वाले। क्या है भाई ये, 6 कार्बन वाले। हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, मोनोसेकेराइड स्टार्ट किया और हमने कहा कार्बन की संख्या के आधार पे पढ़ रहे हैं। मैंने सीरियल चला दिया 1 2 3 4 5 और 6, और मैंने लिखा क्या था, CHO 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 CHO, यही तो किया। फिर मैंने 1 2 3 4 5, फिर ऑक्सीजन भी 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला, जितने कार्बन उतने ही ऑक्सीजन, एक कार्बन तो एक ऑक्सीजन, दो कार्बन तो दो ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाता है, दुगना, एक का दो, दो का चार, तीन का छह, चार का 8, 5 का 10 और 6 का 12। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपसे कहेंगे पहला और दूसरा 1 2 4 2, कोई रूप नहीं बनता भाई। रूप कहां से बनता है, C3H6O3, क्या फॉर्मूला है, ट्रायोज का। C4H8O4 टेट्रोज का फॉर्मूला है। C5H10O5 पेंटोज का फॉर्मूला है। C6H12O6 हेक्सोस का फॉर्मूला है। क्लियर है यहां तक। अब देखो भाई, इस चीज को मैं यहां लेकर गई, अब अपन इधर बात करेंगे इनके एग्जाम्पल के। भी टेट्रोस में उदाहरण कौन कौन से आते हैं, ट्रायोज में कौन से आते हैं, तो इसमें आता है ग्लिसरी एल्डिहाइड। आपसे ये कहे ग्लिसरी एल्डिहाइड किस प्रकार की श्रृंखला है, ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोस है, तो हम कहेंगे ग्लिसरी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट का ट्रायोज रूप है। ग्लिसरी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट का ट्रायोज का रूप होता है। क्यों होता है ट्रायोज का, क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो ग्लिसरी एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, C3H6O3। समझ में आया, ग्लिसरी एल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा, C3H6O3। अच्छा भाई, वार करते हैं टेट्रोज के ऊपर। टेट्रोज में आता है इरिथ्रोज। इरिथ्रोज, टेट्रोज में कौन आता है, इरिथ्रोज। तो इरिथ्रोज में कितने कार्बन होते हैं, इरिथ्रोज में 4 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन भी 4 होते हैं। तो इरिथ्रोज किसकी फॉर्म में आता है, टेट्रोज की फॉर्म में, क्योंकि 4 कार्बन वाला है। ग्लिसरीहाइड किसकी फॉर्म में आता है, ट्रायोज की फॉर्म में, क्योंकि इसमें 3 कार्बन होता है। अच्छा भाई, एग्जाम्पल इधर की बात करें, इसमें आता है बेटा DNA में RNA। क्या आता है, DNA RNA
अच्छा मैं इधर लिख दूं प्लस में राइबोज, ठीक है, प्लस में जाइलोज, ये सब किस फॉर्म में है? जाइलोज किस फॉर्म में है भाई? तो अपन क्या कहेंगे, जाइलोज। देखो भाई 3 कार्बन वालों में गिल्सरडियाइड आ गया, 4 कार्बन वालों में इरिथ्रोज आ गया, और 5 कार्बन वालों में डीएनए आरएनए राइबोस जाइलोज आ गया। क्या आ गए? राइबोस जाइलोज आ गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे अपन 6 कार्बन वाले, और 6 कार्बन वाले कौन कौन होते हैं? ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या रहेगा? यही रहेगा भाई, C6H12O6। अच्छा भाई फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का भी क्या रहेगा? फ्रक्टोज का आपसे कहीं भी फ्रक्टोज का सूत्र बताओ, तो फ्रक्टोज का भी क्या रहेगा? यही रहेगा, C6H12O6। ठीक है भाई। अच्छा ग्लैक्टोज होता है एक, ग्लैक्टोज का सूत्र भी क्या रहेगा भाई? तो हम कहेंगे C6H12O6 रहेगा। अच्छा भाई अगला मैनोज, मैनोज भी क्या रहेगा? तो C6H12O6। देखो भाई यहाँ पर्सन कैसे पूछेगा, अगर कोई बंदा 3rd ग्रेड की तैयारी करने वाला है या कोई नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करता है, तब तो ये खोद कर भी प्रश्न पूछ ले भाई गिल्सराइड किस फॉर्म में होता है, तो अपन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के ट्रायोस फॉर्म में होता है। आपसे कह दे इरिथ्रोज क्या होता है, तो अपन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के टेट्रोज फॉर्म में होता है। डीएनए आरएनए राइबोजाइलो जाइलोज, तो अपन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के पेंटोज फॉर्म में होता है। अच्छा ग्लूकोज फ्रैक्टोज ग्लैक्टोज मैनोज ये किस फॉर्म में होते हैं? C6H12O6 यानी कि हेक्सोज की फॉर्म में होते हैं। आपसे जो एग्जाम में पर्सन बनेगा वो यहाँ से बनेगा भाई। आपसे पर्सन क्या बनाएगा कि ग्लूकोज किस प्रकार का है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, तो अपन क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड है, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं? मोनोसेकेराइड। ऐसे कहेगा फ्रुक्टोज क्या है, तो अपन क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड है। ग्लैक्टोज क्या है, तब भी अपन क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड है। मेनोज क्या है, तब भी अपन क्या कहेंगे भाई? मोनोसेकेराइड है। तो अपने को पढ़ना क्या है? इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, मोनोसेकेराइड ही चल रहा है भाई, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज की। किसकी बात करेंगे? ग्लूकोज की। इसमें जो एग्जाम में पर्सन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? उपनाम। पहला तो इसका फैक्ट क्या बनेगा, इसको बोलते क्या है? पढ़ क्या रहे हैं? शर्कराएं, तो हम कहेंगे इसको बोलते हैं रक्त शर्करा। क्या बोलते हैं इसको? रक्त शर्करा कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरा इसी को क्या बोलते हैं? अंगूर शर्करा। क्या कहेंगे इसको? अंगूर शर्करा कहेंगे। मतलब रक्त शर्करा, और इसी को क्या बोलते हैं? अंगूर शर्करा। अंगूर शर्करा क्यों बोला गया? सर्वाधिक, या मैं लिख दूं अंगूर में सर्वाधिक, अंगूर में सर्वाधिक पाई जाने वाली, पाई जाने वाली शर्करा, पाई जाने वाली शर्करा। जब बात करें कि अंगूर में कौन सी शर्करा होती है, तो हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज होती है। और खून में क्या लागा भाई? खून में भी तो लागा है ग्लूकोज, तो आपा के कह दियो ना यह रक्त शर्करा है। और आपा के कहो कि अंगूर में सबसे ज्यादा के पाई जाए, तो आपा ने कहा भाई ग्लूकोज पाई जाए, तो आपा ने अंगूर शर्करा भी कह दिया, यानी कि ग्रेप शुगर भी कह दिया और ब्लड शुगर भी कह दिया। दूसरी बात देखो भाई, नोट लगा मैं तन बताऊं, इधर है मेरे पास ग्लूकोज, ठीक है, अगर मैं इस ग्लूकोज में क्या डाल दूं? डेक्सट्रोज। इस ग्लूकोज में मैंने क्या ऐड कर दिया? डेक्सट्रोज ऐड कर दिया। क्या कहा मैंने? कि मेरे पास था ग्लूकोज, और ग्लूकोज में मैंने क्या मिला दिया? डेक्सट्रोज मिला दिया। ठीक है, तो ये मिलकर के क्या करेंगे? शहद को कृत्रिम रूप से मीठा बनाते हैं। शहद को कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से मीठा बनाते हैं। क्या करते हैं? ये कृत्रिम रूप से मीठा बनाते हैं। ठीक है भाई। तो कृत्रिम रूप से शहद में मीठापन किसके कारण आता है? तो हम कहेंगे ग्लूकोज प्लस डेक्सट्रोज के कारण। तो शहद में
आर्टिफिशियल तरीके से मीठापन जो करवाया गया है वो किसके कारण है? ग्लूकोज प्लस डेक्सट्रोज। पर्सन पूछेगा रक्त शर्करा किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। अंगूर शर्करा किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। अंगूर में सर्वाधिक कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो अपन कहेंगे ग्लूकोज। अच्छा, मैं ग्लूकोज में डेक्सट्रोज ऐड कर दूं तो क्या कहेंगे? कि शायद नेचुरल रूप से मीठा था लेकिन अपन ने कृत्रिम रूप से भी मीठा बना दिया। ठीक है भाई। एक आता है ग्लूकोज की कमी। ग्लूकोज की कमी, अगर मान लो अपने शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाए। एक आता है कि अपने ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ले लिया, क्या हो जाए? ग्लूकोज की अधिकता हो जाए। क्या हो जाए? ग्लूकोज की अधिकता। मतलब एक बंदा है जिसने ग्लूकोज लिया ही नहीं है, मतलब उसके में कमी चल रही है, और एक ऐसा है कि मतलब लिमिट हुई ज़्यादा ले लियो। कहने को मतलब क्या है कि लिमिट से ही ज़्यादा ले लियो। तो जड़े ग्लूकोज की कमी शब्द आ जाए बेटा, उड़े एक शब्द काम लियो जाए, आइपो। कमी के लिए हमेशा एक शब्द काम लिया पा, आइपो। अधिकता के लिए हमेशा हम एक शब्द काम लिया जिको नाम हुआ है आइपर। जब आप बीपी पढ़ रहे हो उस टाइम पर भी तन बताई थी कि भाई बीपी के लिए कम के लिए एक शब्द आवा है आइपो, ज्यादा के लिए शब्द आवा है आइपर। और बीपी पढ़ाऊंगा तो बीपी को कोड वर्ड किया हुआ है टेंशन, तो हाइपोटेंशन और हाइपर टेंशन। यहाँ क्या आ रहा है कि कमी हो रही है तो कमी के लिए हाइपो लिख दिया, और यहाँ अधिकता हो रही है तो हाइपर लिख दिया। लेकिन कोड वर्ड तो बताओ ग्लूकोज के लिए, ग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया। कमी से कौन सा रोग होगा? हाइपोग्लाइसेमिया। अधिकता से कौन सा होगा? हाइपरग्लाइसेमिया। कोई दिक्कत नहीं है भाई। यह कह रहा है कि ग्लूकोज की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? हाइपोग्लाइसेमिया। अगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया। अपन ने पहले की बात की है, रक्त शर्करा, अंगूर शर्करा ग्लूकोज होती है भाई, और ग्लूकोज और डेक्सट्रोज को मिला दें तो कृत्रिम रूप से शहद क्या बन जाता है? मीठा बन जाता है। और ग्लूकोज की कमी से हाइपरग्लाइसेमिया, अधिकता से हाइपोग्लाइसेमिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई ठीक। अब देखो भाई 2 नंबर पे आप बात करा फ्रक्टोज, और इनका सूत्र मैं पहले ही बता चुकी हूँ, C6H12O6। इनका पहले ही सूत्र बता चुकी हूँ भाई। वही इसके भी क्या पूछेंगे? उपनाम। एक कहेगा फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, तो फ्रक्टोज ने कहा भाई फल शर्करा। फ्रक्टोज क्या है? ये फल शर्करा है। आपसे कहे फल शर्करा के नाम से किसको जानते हैं? तो फ्रक्टोज। फल कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। तो मैंने क्या कह दिया इसको? प्राकृतिक शर्करा। क्या कह दिया? प्राकृतिक शर्करा। और फल कैसे होते हैं? मीठे। तो मैंने क्या कह दिया? मीठी शर्करा। मीठी तो सारी होती है लेकिन सबसे मीठी कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। तो हमने क्या कहा कि फल शर्करा इसी को कहते हैं। फल कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। फल कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से, तो प्राकृतिक शर्करा भी कहते हैं। और आप बोले शहद, शहद में जो मीठापन है वो भी किसके कारण है? फ्रक्टोज के कारण। तो अपन क्या कहेंगे इसको? हनी शर्करा या शहद शर्करा। तो फल शर्करा फ्रक्टोज, प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज, मीठी शर्करा फ्रक्टोज, शहद शर्करा फ्रक्टोज। फल, प्राकृतिक, मीठी और शहद, ये कौन सी होती है भी? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। हर एक मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला क्या हो गया इसमें? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मेनोज, C6H12O6। अभी देखो भाई एक फॉर्मूला आपसे कहे, कृत्रिम रूप से मीठी शर्करा, रूप से मीठी शर्करा। ये कह रहा है कि कृत्रिम रूप से मीठी शर्करा कौन सी होती है? कृत्रिम रूप से मीठी शर्करा। तो देखो भाई एलिटेम। अब ये जब अभी लास्ट टाइम जब प्री हुआ है तो उस प्री के अंदर भी पूछा गया था कि कृत्रिम मीठी शर्करा बताओ। एक ऑप्शन था एलिटेम, एक ऑप्शन था सेकेरिन। तो है दोनों ही मीठी, अपने आप में क्या है? दोनों ही कृत्रिम मीठी है। लेकिन एलिटेम और सेकेरिन दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, क्योंकि भाई 12th की जो एनसीईआरटी है ना, 12th की एनसीईआरटी क्या बताती है? 12th की एनसीईआरटी बताती है एलिटेम। तो हम क्या करके आएंगे? एलिटेम करके आएंगे। तो हमने क्या कहा कि कृत्रिम रूप से मीठी शर्करा, तो पहली प्रायोरिटी अपनी एलिटेम रहनी चाहिए। अगर सेकेंड एलिटेम दोनों ऑप्शन में है तो एलिटेम रहेगी, और एलिटेम ऑप्शन में नहीं है तो अपन क्या कर देंगे? सेकेंड कर देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो भी आगे। एक आता है तीसरा ग्लेक्टोज।
इसको कहते हैं मस्तिष्क की शर्करा। प्रश्न आ जाए मस्तिष्क शर्करा किसको कहेंगे? मस्तिष्क शर्करा। तो भाई मस्तिष्क शर्करा बोलते हैं ग्लैक्टोज को। मस्तिष्क शर्करा किसको बोलते हैं? ग्लैक्टोज को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क शर्करा कौन सी है? ग्लैक्टोज। इसका सूत्र भी क्या रहेगा? C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। तो हमने पहले पार्ट को क्लियर किया भाई। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में कार्बन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन के दुगने हो जाते हैं। फिर हमने ने पार्ट उठाया था, मैंने कहा एग्जाम में कहाँ से पूछा जाएगा? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, मेनोज से और ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड है, और अपन कहेंगे मेनोज ये भी मोनोसेकेराइड है। ठीक है। फिर अपन ने सबसे पहले ग्लूकोज की बात की कि अंगूर शर्करा कहते हैं, रक्त शर्करा कहते हैं, इसकी कमी से हाइपो होता है, इसकी अधिकता से हाइपरग्लाइसेमिया होता है। ठीक है। अगर ग्लूकोज में डेक्सट्रोज मिला दे तो शहद क्या बन जाता है? कृत्रिम रूप से मीठा बन जाता है। फिर अपन ने दो पार्ट किया, फल शर्करा फ्रक्टोज की बात की, प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज की बात की, मीठी शर्करा फ्रक्टोज, शहद शर्करा भी फ्रक्टोज। अच्छा, कृत्रिम रूप से मीठी शर्करा या आर्टिफिशियल शुगर पूछ ले तो अपन क्या कहेंगे? एलिटेम और सैकेरिन होती है, और इन दोनों में से पहली प्रायोरिटी एलिटेम देनी है। फिर आता ग्लैक्टोज, इसको मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं, और इन तीनों का सूत्र क्या था भाई? C6H12O6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी आगे, अब अपन पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे? डाइसेकेराइड पढ़ेंगे। डाइसेकेराइड की जब भी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? दो मोनोसेकेराइडों का संयोग, दो मोनोसेकेराइडों का संयोग, का संयोग डाइसेकेराइड, सेकेराइड कहलाता है। दो मोनोसेकेराइडों का संयोग क्या कहलाता है? डाइसेकेराइड कहलाता है। दो मोनोसेकेराइडों का संयोगी क्या कहलाता है? डाइसेकेराइड। जैसे पढ़ते हैं, इधर अपन ने कहा मोनोसेकेराइड कौन से थे? ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है भाई। फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, हम पढ़ के गए हैं, ठीक है भाई। तीसरा ग्लैक्टोज एक मोनोसेकेराइड है, ये भी अपन पढ़ के गए हैं। ग्लैक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है, ये भी अपन पढ़ के गए हैं। तो मैंने क्या बोला? दो मोनोसेकेराइडों का संयोगी तो क्या है? डाइसेकेराइड है। जैसे देखो, एक स्टेप बनाएंगे, स्टेप इधर मैंने लिखा ग्लूकोज कर दिया भाई, और बी स्टेप में भी मैंने क्या किया? ग्लूकोज, ठीक है भाई, प्लस, और सी स्टेप में भी मैंने क्या किया? ग्लूकोज, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और अब इनके बाद में मैंने क्या लगा दिया? प्लस का चिन्ह। मतलब है ग्लूकोज क्या है? ये तीनों ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड ही तो है, और अपन पढ़ क्या रहे हैं? डाइसेकेराइड। मतलब आपको एक चीज क्लियर हुई है कि एक तरफ क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा। मतलब जब अपन ने डाइसेकेराइड बनाएंगे तो एक हिस्से में क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा। प्लस के बाद में देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का मिलन करवा देंगे, ठीक है भाई, ओके। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का मिलन करवा देंगे, ठीक है भाई। और ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज का मेल करवा देंगे। बिल्कुल आसान है। एक तरफ ग्लूकोज रहेगा, फिर एक तरफ ग्लूकोज का ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज का फ्रक्टोज के साथ, ग्लूकोज का ग्लैक्टोज के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोज का ग्लैक्टोज के साथ। अच्छा, ये कह रहा है कि जब, और इधर सूत्र क्या था इसका? C6H12O6, ठीक है भाई, प्लस में वही C6H12O6। जब इन दोनों को ऐड करते हैं ना, जब अपन इन दोनों को मोनोसेकेराइड को ऐड करेंगे तो क्या बनता है? C12H22O11। क्या बनता है? C12H22O11। आप कहोगे नहीं भाई ये तो सही है 12, लेकिन यहाँ पर तो 24 होना चाहिए था, यहाँ पर तो 12 होना चाहिए था। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं ना तो इनके मध्य क्या बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, बंध बनता है, जिस दौरान
H2O का निष्कासन होता है। क्या होता है भाई? H2O का निष्कासन। H2O का निष्कासन होता है। क्या होगा? H2O का निष्कासन होता है। मैंने क्या बात बोली कि जब अपने दो मोनोसेकेराइडों को ऐड करते हैं तो इनके मध्य क्या बन जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध बन जाता है, जिस दौरान H2O का क्या हो जाता है? निष्कासन। तभी तो क्या बचा? ये C12H22O11 बचा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब देखिए। अच्छा, ये दोनों मिलेंगे ग्लूकोज ग्लूकोज तो बनेगा क्या? आपसे कह रहा है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के निर्माण किसका करते हैं? माल्टोज का। किसका निर्माण करते हैं? माल्टोज का। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करेंगे? माल्टोज का। एक चीज देखना भाई, हर एक डाइसेकेराइड का सूत्र क्या होगा? हर एक डाइसेकेराइड का सूत्र क्या होगा? C12H22O11। हर एक डाइसेकेराइड का सूत्र क्या होगा? C12H22 और O11 होगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। यानी कि क्या बना? माल्टोज। माल्टोज का मतलब होता है किण्वित 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 अनाज। मान लो कुछ भी मान लो, किण्वित अनाज है। जैसे अपन क्या बना रहे हैं? शराब बना रहे हैं। जैसे अपन क्या बना रहे हैं? कोई शराब बना रहे हैं, तो वो क्या होगी? किण्वन की क्रिया। या मैं यहाँ किण्वित अनाज न लिख करके क्या लिख दूं? किण्वन लिख दो। क्या लिख दूं मैं? किण्वन। तो किण्वन विधि से जो भी चीजें अपन तैयार करेंगे वो क्या कहलाएगी? माल्टोज वाली। क्या कहलाएगी? माल्टोज। मतलब जैसे शराब बनाई तो शराब में क्या था भाई? माल्टोज था। शराब में क्या था? माल्टोज। मतलब सड़ा गला के जो किण्वन की प्रक्रिया अपन ने बनाई है उसमें कौन सी शर्करा होती है? माल्टोज होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो भाई, अपना 20 सेक्शन क्या रहेगा अब? तो पूरा कर लिया। 2 नंबर क्या मिलाएंगे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सुक्रोज का। किसका निर्माण करेंगे भाई? सुक्रोज का। इसका निर्माण करेंगे सुक्रोज। अच्छा, इसका प्रश्न आता है कि सुक्रोज का रासायनिक सूत्र बताओ। क्या कहेगा? सुक्रोज का रासायनिक सूत्र बताओ भाई। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र बताओ। तो सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या बनेगा? वही बनेगा, C12H22 और O11। C12H22 और O11। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको बोलते क्या है? गन्ने की शर्करा। क्या बोलते हैं? गन्ने की शर्करा। क्या भाई? इसको चुकंदर शर्करा। क्या कहते हैं? चुकंदर शर्करा। क्योंकि गन्ने से चीनी बनती है और चुकंदर से क्या बनती है? चीनी बनती है। तो मैंने क्या कहा? इसको गन्ने की शर्करा कहते हैं और चुकंदर की शर्करा कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? चीनी। क्या कहते हैं? चीनी। तो चीनी कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। और ये किससे प्राप्त होती है? चुकंदर या गन्ने से। तो हमने क्या बोल दिया? गन्ने की शर्करा, या अपन ने चुकंदर शर्करा, या अपन ने क्या बोल दिया? चीनी शर्करा। इसका सूत्र क्या है भाई? वही है, C12H22O11 है, और सुक्रोज का भी C12H22O11 है। अब देखना भाई एक फैक्ट, मैं यहाँ पर एक नोट लगा के आपको बात बताती हूँ। प्रश्न आता है, चीनी का शुद्धिकरण, चीनी का शुद्धिकरण, चीनी का शुद्धिकरण होता है। क्या कह रहा है ये? कि भाई चीनी का शुद्धिकरण होता है, तो हम क्या कहेंगे? बोन चारकोल, यानी कि अस्थि चारकोल। ये बड़ा बुजुर्ग नु कहे भाई मैं तो मांस कौन खाते, मांस कौन करे तो चीनी तो खा रही हो, क्योंकि चीनी का शुद्धिकरण किससे होता है? अस्थि चारकोल, यानी कि बोन चारकोल से। तो याद रखना भाई, चीनी का शुद्धिकरण किससे होता है? अस्थि चारकोल। हमने 2 फैक्ट क्लियर किए हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बना रहा है? माल्टोज। ये किण्वन की क्रिया में काम आता है। ठीक है, किण्वित अनाजों में भी काम आती है।
आपसे ये कहेगा जब अपन दो मोनोसेकेराइडों को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, डाइसेकेराइड बन जाता है। और डाइसेकेराइड को जब ऐड करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, एस्ट्रो का निष्कासन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक बंध बन जाता है। ठीक है भाई। दूसरा अपने ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाया तो किसका निर्माण हुआ, सुक्रोज का। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र पूछ ले तो वही C12H22O11। किस गन्ने की शर्करा कौन सी होती है भाई, सुक्रोज होती है। चुकंदर शर्करा कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। चीनी शर्करा कौन सी होती है, तो अपन कहेंगे सुक्रोज। ऐसा कहते हैं मीठी शर्करा कौन सी है, मीठी तो ये भी है लेकिन सबसे ज्यादा मीठी कौन सी है, तो फ्रक्टोज। प्राकृतिक शर्करा कौन सी, फ्रक्टोज। सहज शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। अगला देखो एक तीसरा पार्ट, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। क्या बन जाएगा, लैक्टोज। तो प्रश्न आएगा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है भाई, तो हम क्या कहेंगे, लैक्टोज होती है। दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज होती है। ठीक है। आपसे कहे लैक्टोज का सूत्र क्या होगा भाई, वही सूत्र C12H22O11, C12H22O11। ठीक है भाई। लैक्टोज का सूत्र क्या होगा, C12H22 और O11। और किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी हो गई, तो हम कहेंगे लैक्टोज होती है भाई। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज। मैं कुछ इसके विशेष फैक्ट बता देती हूँ दूध से संबंधित। दुग्ध अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या कह रही है, दुग्ध अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भाई दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा। तो दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा। पॉइंट नंबर 2, दुग्ध क्रांति का जनक। तो दुग्ध क्रांति का जनक किसको बोलते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन को। अच्छा, दूध का मापन यंत्र, दूध का मापन यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या पूछ रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन यंत्र, कि दूध को किससे माप सकते हैं, मापन यंत्र लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, दूध का मापन यंत्र कौन सा होता है भाई, लैक्टोमीटर। एक प्रश्न और पूछ लेते हैं बेटा क्रॉस, दही में पाया जाने वाला जीवाणु, या मैं बोलूं दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु, परिवर्तित करने वाला जीवाणु। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। कौन होता है भाई, लैक्टोबैसिलस। क्या कहा मैंने, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर किसका निर्माण करेंगे, लैक्टोज का निर्माण करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। अच्छा भाई, लैक्टोज का सूत्र बता दो, C12H22O11। अगला प्रश्न था, दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा। दूध क्रांति का जनक कौन सा है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दूध का मापन यंत्र कौन सा होता है, लैक्टोमीटर होता है। और दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। ये अपन ने देखो भाई मोनोसेकेराइड वाला फैक्ट, डाइसेकेराइड वाला फैक्ट कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा पार्ट अपना क्या रहेगा, पॉलीसेकेराइड का रहेगा। और पॉलीसेकेराइड वाला पार्ट अपन क्या करेंगे भाई, कल क्लियर करेंगे। अगर आपको इतने पार्ट के अंदर कोई परेशानी हो तो आज मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कल अपना ये कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा और प्लस में प्रोटीन स्टार्ट कर देंगे भाई। और जिसको जरूरत हो कि भाई हमें ये टॉपिक पढ़ाया करो, तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप मुझे बताया करो भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।